Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic sources of secondary data. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन पर्टिकुलर सोर्सेज को जहां से हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. In most of the studies, the investigator finds it impracticable to collect first-hand information on all related issues, and such he makes use of the data collected by others. There is a vast amount of published information from which statistical studies may be made, and fresh statistics are constantly in a state of production. यानी कि बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी भी रहती हैं जहां इन्वेस्टिगेटर को ये लगता है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना प्रैक्टिकल बेसिस पर फॉलो नहीं किया जा सकता. तो इस केस में वो क्या करता है, जो डेटा कलेक्ट किया गया है अदर इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा उसका यूज करता है अपनी स्टैटिस्टिकल स्टडी के अंदर. क्योंकि जब हम बात करते हैं अबाउट द पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन की, तो वास्ट अमाउंट अवेलेबल है इस पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन की, और इस पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन से डिफरेंट टाइप की स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ को फॉलो किया जा सकता है और डिफरेंट टाइप की स्टैटिस्टिक्स को यहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है. जब मैं सेकेंडरी डेटा के डिफरेंट सोर्सेज की बात करता हूँ तो इसको हम दो मेन पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. The very first one is published sources and second one is known as the unpublished sources. So let us have our discussion over the published sources. The various sources of published data are. तो इसके कौन कौन से sources हैं published data के, तो यहाँ भी इसको मैंने different category में divide करा है. The very first category is reports and official publication of. सबसे पहले मैं official publication और reports की बात करूँगा in reference of. The very A case in first category is international bodies such as the World Bank, International Labour Organization, Statistical Office of the United Nations. तो ये डिफरेंट टाइप की इंटरनेशनल बॉडीज हैं और भी हो सकती हैं. इसके अलावा वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है. इनके द्वारा भी डिफरेंट टाइप के रिपोर्ट्स और ऑफिशियल्स को पब्लिश किया जाता है. तो ये एक पब्लिश सोर्स हो गया. इसी तरीके से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स और ऑफिशियल्स को पब्लिश किया जाता है. जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019-20, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. ये डिफरेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो क्या करते हैं टाइम टू टाइम वेरियस रिपोर्ट्स और ऑफिशियल्स को पब्लिश करते रहते हैं. इसके साथ साथ सी कैटेगरी में रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटीज एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करती है टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप की कमिटीज और कमीशंस को फॉर्म करती है किसी पर्टिकुलर इवेंट को हैंडल करने के रेफरेंस में. तो इनके द्वारा जो डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स फॉर्म की जाती हैं वो भी सेकेंडरी डेटा का एक सोर्स हो जाती है. डिफरेंट टाइप की कमिटीज जैसे कि रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स्थ पे कमीशन, सेवन्थ पे कमीशन, सहा कमीशंस, ग्रुप ऑन ट्रांसपेरेंसी इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज. तो इस तरीके से जो डिफरेंट टाइप की कमिटीज एंड कमीशंस ये फॉर्म किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इनके द्वारा भी डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स को पब्लिश किया जाता है अपनी वर्किंग कंप्लीट होने के बाद. सेकेंड वन इज द सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ वेरियस लोकल बॉडीज सच एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स. इसके साथ साथ कुछ सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस होते हैं जो लोकल बॉडीज़ के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स है. इनके द्वारा भी टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप का डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको पब्लिश किया जाता है. इसके साथ साथ थर्ड कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ ऑटोनोमस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स. जो डिफरेंट टाइप के पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑटोनोमस और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके भी डिफरेंट टाइप के पब्लिकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं जो सेकेंडरी डेटा के लिए एक प्रॉपर सोर्स की तरह काम करते हैं. जैसे कि डिफरेंट टाइप की ट्रेड एंड प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये जो ट्रेड एंड प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, इनके द्वारा भी अपनी फील्ड में प्रॉपर डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको प्रॉपरली पब्लिश किया जाता है। तो ये पब्लिकेशंस भी प्रॉपर सेकेंडरी डेटा के तौर पर कलेक्ट किया जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द बी पॉइंट अंडर थर्ड कैटेगरी इज फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक जर्नल्स सच एज इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, इंडियन फाइनेंस। तो ये डिफरेंट टाइप की जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने डिफरेंट टाइप के जर्नल्स ऑफ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जर्नल्स को भी पब्लिश करते हैं। जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू के नाम से आता है एक जर्नल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन के नाम से एक जर्नल आता है जो आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ऐसे ही इंडियन फाइनेंस के नाम से एक जर्नल अवेलेबल है। तो यहाँ भी आपको डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। इसके साथ साथ एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के जॉइंट स्टॉक कंपनीज वर्किंग में हैं या कॉर्पोरेशंस वर्किंग में हैं, उनके द्वारा भी अपनी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, जो सेकेंडरी डेटा का एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है। वन मोर कैटेगरी इज देयर, दैट इज द पब्लिकेशन ब्राउट आउट बाय वेरियस ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड स्कॉलर्स। जो वेरियस ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और जो स्कॉलर्स हैं, उनके द्वारा भी डिफरेंट टाइप के पब्लिकेशंस फॉलो किए जाते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं इसके रेफरेंस में? जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसीज एंड इकोनॉमीज पुणे। ऐसे ही और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके द्वारा डिफरेंट टाइप की रिसर्च स्टडीज़ को फॉलो किया जाता है और उनको फिर पब्लिश्ड फॉर्म में अवेलेबल कराया जाता है। जितने भी मैंने पब्लिकेशंस यहाँ मेंशन किए हैं, इनके बारे में एक पॉइंट नोट किया जाना जरूरी है कि ये अपनी पब्लिकेशन की पीरियोडिसिटी के रेफरेंस में वेरी कर सकती हैं। इनमें से कुछ पर्टिकुलर जर्नल्स ऐसे हैं या जो रिपोर्ट्स इनके द्वारा पब्लिश की जा रही हैं, वो रेगुलर इंटरवल पर भी पब्लिश की जा सकती हैं या फिर इररेगुलर इंटरवल पर भी पब्लिश की जा सकती हैं। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब ईयरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर इनके द्वारा पब्लिश की जा सकती हैं इन्फॉर्मेशंस, या फिर ये एडहॉक पब्लिकेशंस भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पब्लिकेशन की पीरियोडिसिटी को लेकर कोई भी रेगुलरिटी नहीं दिखाई देती है। यानी कि जब इनकी रिसर्च स्टडी कंप्लीट हो जाती है, तब ये अपने डेटा को प्रॉपरली पब्लिश्ड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। नाउ कम टू द सेकंड सोर्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा एंड दिस इज द अनपब्लिश्ड सोर्स। अभी तक तो हम बात कर रहे थे पब्लिश सोर्स की, अब हम बात करेंगे अनपब्लिश्ड सोर्सेज की। ऑल स्टैटिस्टिकल मटेरियल इज नॉट ऑलवेज पब्लिश्ड। देयर आर various sources of unpublished data such as records maintained by various government and private offices, studies made by research institutions, scholars and so on. Such sources can be used where necessary. यानी कि अनपब्लिश्ड सोर्सेज का मतलब क्या होगा? क्योंकि जितने भी स्टैटिस्टिकल मटेरियल्स हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा पब्लिश्ड फॉर्म में ही अवेलेबल हो। वेरियस सोर्सेज हैं अनपब्लिश्ड डेटा के, जैसे कि जो वेरियस गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं, लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया जाता है। केवल अपनी इजीनेस के लिए इन रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली इन गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज के द्वारा मेंटेन किया जाता है, या फिर जो डिफरेंट टाइप के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं इनके द्वारा डिफरेंट फील्ड्स में स्टडीज़ को फॉलो किया जाता है, या जो स्कॉलर्स हैं वो अपने रिसर्च वर्क में लगातार इन्वॉल्व होते हैं, इनके द्वारा डेटा को जो प्रॉपर्ली पब्लिश नहीं किया जाता है। जब कभी भी इन सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ इन सोर्सेज का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी या ऑर्गेनाइजेशन की HR प्रैक्टिसेस को स्टडी करना है, तो अगर एक पर्टिकुलर रिसर्च स्कॉलर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में उसके एम्प्लॉयज़ की या उसके रेफरेंस में HR प्रैक्टिसेस को स्टडी करना चाहता है, तो जो उनका इंटरनल रिकॉर्ड है वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो पब्लिश फॉर्म में तो नहीं होगा, लेकिन उनका इंटरनल रिकॉर्ड होगा और उसका यूज करके वो क्या कर सकता है, HR प्रैक्टिसेस जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉलो की जा रही है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा. Now come to the advantages of secondary data.
यानी कि सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं, या सेकेंडरी डेटा के बेसिस पर जब स्टैटिस्टिकल स्टडी को फॉलो किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, तो क्या क्या एडवांटेजेस उसको रहते हैं। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज इट इज़ हाईली कन्वीनियंट टू यूज इंफॉर्मेशन विच समवन एल्स हैज़ compiled. There is no need for printing data collection form, hiring enumerators, editing and tabulating the results, etc. Researchers alone or with some clerical assistance may obtain information from published records compiled by somebody else. यानी कि कुल मिला के बहुत ज़्यादा आसान होता है उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना जो किसी और के द्वारा कंपाइल्ड की गई है, क्योंकि यहाँ ना तो आपको डेटा कलेक्शन फॉर्म को प्रिंट करना है, ना ही एनिमेटर्स को हायर करना है, ना ही एडिटिंग की प्रोसेस को फॉलो करना है, ना ही टैबुलेशन की प्रोसेस को फॉलो करना है। यानी कोई भी आपको स्टैटिस्टिकल स्टडी के रेफरेंस में वर्क को फॉलो करना है केवल और केवल जो समवन एल्स यानी कि दूसरों के द्वारा जो डेटा कंपाइल किया गया है उसको कलेक्ट करना है और उसके बेसिस पर अपनी रिसर्च स्टडी को आगे बढ़ाना है। रिसर्चर अकेले या फिर किसी भी क्लरिकल असिस्टेंस को साथ में लेकर पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स से इंफॉर्मेशन को आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, सेकंड वन, इफ सेकेंडरी डेटा आर अवेलेबल दे आर मच क्विकर टू ऑब्टेन देन प्राइमरी डेटा। यानी कि अगर आपके पास सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है अपनी रिसर्च स्टडी के रेफरेंस में, तो प्राइमरी डेटा के कंपैरिजन में इसको आप आसानी से कम समय में और कम से कम कॉस्ट के साथ में अचीव कर सकते हो, अवेलेबल कर सकते हो। थर्ड बेनिफिट क्या है इसका, secondary data may be available on some subjects where it would be impossible to collect primary data. कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकते या बहुत पॉसिबल नहीं होता है ये, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा ऑन सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। तो यहाँ आपके पास सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। जैसे कि जब हम सेंसस डेटा की बात करते हैं तो किसी भी इंडिविजुअल या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेंसस डेटा को कलेक्ट नहीं किया जा सकता, बहुत इम्पॉसिबल सी टास्क है। लेकिन गवर्नमेंट पब्लिकेशन के द्वारा इसको ऑब्टेन किया जा सकता है, और ये गवर्नमेंट पब्लिकेशंस क्या होते हैं, ये सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। क्लियर? नाउ वी कम टू द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन यूजिंग इट। यानी अगर हमें सेकेंडरी डेटा को यूज़ करना है तो कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हमें फॉलो करनी होती हैं। तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी होती हैं जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं? द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज द डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग डेटा विच एग्जैक्टली फिट द नीड ऑफ द प्रेजेंट प्रोजेक्ट। यानी कि जो रिसर्च स्टडी आपकी चल रही है या जिस प्रोजेक्ट को आप हैंडल कर रहे हो उसके रेफरेंस में एग्जैक्टली उस डेटा को फाइंड करना जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है, उसको सर्च करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सेकेंड डिफिकल्टी क्या है इसके अंदर? द सेकेंड डिफिकल्टी इज फाइंडिंग डेटा विच आर सफिशिएंट एक्यूरेट। और उसके साथ साथ में जरूरी नहीं है कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो सेकेंडरी सोर्सेज के बेसिस पर वो सफिशिएंट वे में एक्यूरेट हो, तो उसकी एक्यूरेसी को जज करना और एक्यूरेट वे में डेटा को फाइंड करना, ये सेकेंड डिफिकल्टी है सेकेंडरी डेटा के रेफरेंस में। ओके, थैंक यू।